Assalamu alaikum students. Today we will critically analyze Edward Said's Introduction to Culture and Imperialism. Edward Said said he was born in 1935 and was died in 2003. He was Palestinian American literary theorist and public intellectual who helped found the critical theory field of post-colonialism. इसका जितना भी प्रोज वर्क है वो सब का सब जो है वो इसका ऑलमोस्ट जो कलोनियलिज्म पोस्ट कलोनियलिज्म जो उसकी फील्ड है उस पर है। इस सब्जेक्ट के ऊपर उसने लिखा है बहुत सारा। पोस्ट कलोनियलिज्म जो है वो क्या है और उसका इसके साथ क्या लिंक है ये हम आगे जाकर हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म की जो बुक है जिस पर इसने इंट्रोडक्शन लिखा, वो जो इंट्रोडक्शन है आज हम इसमें उसको डिस्कस करेंगे, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि इसने क्या क्या बातें की हैं और क्या इसका सब्जेक्ट है, किस थीम पर इसने इसको लेकर के चला है। तो समझ लीजिए कि पोस्ट कलोनियलिज्म जो है वो इसका थीम एंड सब्जेक्ट है, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म का भी। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म जो है इसने 1993 में लिखा बाय एडवर्ड सेड इज़ अ कलेक्शन ऑफ thematically related essays that trace the connection between imperialism and culture throughout the 19th and 20th centuries. 19th and 20th centuries के अंदर जो इम्पीरियलिज्म और कल्चर का एक जो कनेक्शन है उसको इसने ट्रेस आउट किया है इन एसेस के अंदर, जिसका टाइटल है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। इस बुक के ऊपर, ये जो बुक है जो कंपाइल किया इसने एसेस को कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म के टाइटल के साथ, इसका इसने एक लेक्चर डिलीवर किया जिसमें इसने इसका इंट्रोडक्शन दिया और इसने इसमें बताया कि वो इस कल्चर एंड एम्पिरियलिज्म में जो उसने एसेस रखे हैं वो उनका थीम क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या है, वो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये सारी बातें इसने इस इंट्रोडक्शन में किए हैं। तो वो जो एसेस हैं उनका एक थीम है और वो थीम जो है वो इसका पोस्ट कॉलोनियलिज्म है और इसमें वो जो मेन फोकस है इसका वो 2 सेंचुरीज़ हैं, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म है, जिसको हम आगे जाके अभी हम इसको डिफ़ाइन भी करेंगे कि वो इम्पीरियलिज्म क्या है और कब से चल रहा है। तो लेकिन उसने जो इम्पीरियलिज्म है सिर्फ 19th या 20th सेंचुरीज़ का जो है वो उसको फोकस किया है और उसको और कल्चर को दोनों को उसने उनके दरमियान जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसको उसने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से इम्पीरियलिज्म और कल्चर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। द essays expand the arguments of Orientalism. Orientalism जो है ये इसकी बुक है जो इसने 1978 में पब्लिश हुई थी। कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म से पहले वो भी ऑलमोस्ट इसी सब्जेक्ट के ऊपर थी। टू डिस्क्राइब जनरल पैटर्न्स ऑफ रिलेशन between the modern metropolitan Western world and their overseas colonial territories. अब इसने जो टेरिटरीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, और यूँ ही समझ लीजिए कि एक इम्पेरियलिज्म है। अगर इसको हम समराइज़ करें तो हमें पता चलता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो दूसरे कंट्रीज़ को जाकर कंट्रोल उनका ले लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल उनको किया, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, यानी हर तरह से वो उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, आप यूँ समझ लीजिए। तो वो जो उनका कब्ज़ा था और जो उसके साथ उनका रिलेशन था उसको उसने डिस्क्राइब किया है, यानी कि जो दूसरे के ऊपर रूल कर रहा है, जिसने कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो एक इम्पेरियलिस्ट है और रूल कर रहा है। उस इम्पेरियलिस्ट ने अपने कल्चर को दूसरे जिसके ऊपर उसने रूल किया है उसके कल्चर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट था, क्या इन्फ्लुएंस था, इसने उसको जज किया है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इन एसेस के अंदर। Cites Orientalism as well as culture and imperialism,
मेन थीम इन दिस डेंस एकेडमिक स्टडी, अब ये एक एकेडमिक स्टडी है, इसमें हिस्ट्री भी नो डाउट है, इसमें करंट इश्यूज भी उसने बात किए हैं, लेकिन फिर भी ये एक एकेडमिक स्टडी है क्योंकि इन सारी चीज़ों को वो एकेडमिक सिनेरियो में हमारे सामने पेश करता है। वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इज़ हाउ लिटरेचर हैज़ रिफ्लेक्टेड एंड सपोर्टेड ब्रिटिश, फ्रेंच and US imperialisms, which use self-justifying rhetoric to rationalize the West's dominance and exploitation of non-Western people। अब इसने कहा एक हिस्टोरिकल और एक पॉलिटिकल स्टडी है जिसमें इसने मेनली 3 जो मेजर एम्पायर्स थे, जो मेजर जो स्टेट्स थे, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एंड यूएस, इनकी उसने बात की है, इन 3 एम्पेरलिस्ट की बात की है, इन 3 के एम्पेरलिज्म की बात की है, और उसने बताया है कि किस तरह से इन्होंने अपने एम्पेरलिज्म को जस्टिफाई किया है, उसको रेशनलाइज किया है कि जी नॉन वेस्टर्न पीपल जो है उनको एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन उनके ऊपर जो उनकी डोमिनेंस थी उसको किस तरह से रेशनलाइज किया थ्रू लिटरेचर, लिटरेचर के थ्रू किस तरह से किया गया। ये चीज़ हमें जो हमारा राइटर है एडवर्ड सेड वो हमें इसमें दिखाता है। कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म में जो उसने एसेस लिए हैं उसमें वो डिफरेंट राइटर्स को, उनके लिटरेरी वर्क को टारगेट करता है, उसमें से वो कोट्स लेकर आता है, एक्सट्रैक्ट्स हमें दिखाता है, हमें एज एन एविडेंस वो हमें ये सारी चीज़ें दे रहा होता है, और वो बताता है कि किस तरह से ये इम्पैक्ट जो है वो चलता है, किस तरह से इनिशिएट किया जाता है, किस तरह से उसको प्रोपिगेट किया जाता है, और किस तरह से लोगों के दिमाग में उसको इनकलकेट किया जाता है। He illustrates his own concepts, quoting related literary works and their writers। अब वो उसमें दो मेनली जो उसने फील्ड्स लिए हैं, दो जो मेनली राइटर्स लिए हैं बिलोंगिंग टू फ्रेंच एंड इंग्लिश, जो आपकी कंट्रीज़ हैं उनसे उसने राइटर्स लिए हैं, उनके लिटरेरी वर्क को उसने रिसर्च किया है, उनके कोट्स लिए हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, वो हमें बताता है, हमें दिखाता है, और अपने जितने भी वो उसके वो बात करता है, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स लेकर आता है, उन आर्ग्यूमेंट्स को वो उनके थ्रू सपोर्ट करता है, बताता है कि किस तरह से वो सही बात कर रहा है। उसमें इंक्लूडेड हैं कॉनरेड, किपलिंग, फोस्टर, रस्किन, कार्लाइल, जेस मिल, बॉल्ज़ैक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैनी बहुत सारे दूसरे भी। He makes use of political philosophy, current issues, as well as references to history and anthropology। वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है। वो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी भी डिस्कस करता है, जो इम्पेरियलिस्ट हैं उनकी भी कर रहा है, जो रूलर्स हैं उनकी भी कर रहा है, जिनको रूल किया जा रहा है उनकी भी कर रहा है। करंट इश्यूज़ भी डिस्कस कर रहा है इसी सिनेरियो में, उस कल्चर और इम्पेरियलिज्म के सिनेरियो में करंट इश्यूज़ को भी डिस्कस करता है, और साथ ही साथ वो जो हिस्ट्री है उस इम्पेरियलिज्म की उसको, और उसकी वजह से जो सोसाइटी के में चेंज आ रहा है, जो उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है लोगों की लाइफ पे, सोशल लाइफ पर, और जो उनके जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पर जो जितना भी जो भी इम्पैक्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, उस सबको भी वो इसमें डिस्कस करता है। ही वॉन्ट्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर अ कॉमन स्ट्रीट मैन। वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ये चीज़ नहीं बता रहा, वो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट के लिए या एक रिसर्चर के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि वो एक ऐसे यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है उसका ऐसा है, और जो उसका वे ऑफ कन्वेइंग है वो ऐसा है कि एक आम पर्सन जो है, एक कॉमन स्ट्रीट मैन जो है, वो भी उसकी बात को समझ सकता है। Said offers a unique view of these cultural preparations of empires, focusing on post-World War II ब्रिटिश फिक्शन राइटर्स ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरीज़। ये हमने पहले भी बात की कि वो मेनली ब्रिटिश फिक्शन राइटर्स को भी लेता है इसमें, और जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो राइटर्स हैं उनको फोकस कर रहा है।
as the political position and cultural climate towards these ideas shift. Especially in England and France, he argues that there are noticeable shifts in the subject matter, tones, and aesthetic in the body of the modern realistic fiction novels written during these periods. कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद के जो उसने फोकस किया कि जो उस वक्त जो सिनेरियो था, उससे पहले जो था, जो राइटर्स थे उनका क्या शिफ्ट हुआ, उनके आइडियाज़ में क्या चेंजेस आए, उससे पहले क्या थे, उसके बाद में क्या, और उसकी वजह से जो पॉलिटिकल और कल्चरल आइडियाज़ में चेंज आया और जो उनके सिस्टम में चेंज आया और जो पॉलिटिकल और कल्चरल जो एनवायरनमेंट था जो उसमें चेंज आया, वो सारी उन चीज़ों को बताता है, वो सारे उसमें जो चेंजेस हैं उनकी बात करता है विद रेफरेंस टू द लिटरेरी वर्क्स ऑफ दोज राइटर्स, कि उन्होंने किस तरह से उन चेंजेस को अडॉप्ट किया और किस तरह से उन चेंजेस को आगे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको प्रोपिगेट किया है. द लिटरेचर ऑफ दीज प्लेसेस एंड टाइम्स एक्ट एज फुटस्टेप्स, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रिंट. हर बंदा अपनी एक सर्टन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है, उसी को फॉलो करता है, उसी को प्रोपिगेट कर रहा है. दस द वर्क्स विच सेड एग्जामिन सर्व एज एविडेंस encapsulating Sed's argument that empires prepare for a colonialist कल्चर थ्रू देयर एडॉप्शन ऑफ इम्पेरियलिस्ट आइडियाज़, के जो उनके आइडियाज़ होते हैं उनको किस तरह से आगे फॉरवर्ड करना है, किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, किस तरह से उनके अंदर उन आइडियाज़ को इन्फ्यूज़ करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें बता रहा है जी. ही सेज दैट इम्पेरियलिज्म ओरिजिनेटेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 19th सेंचुरी. उसने बात की जी, जिस इम्पेरियलिज्म की वो बात करने जा रहा है, जिस नए सॉर्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म की, हमने मॉडर्न इम्पेरियलिज्म की बात की कि इम्पेरियलिज्म तो बहुत सदियों से चलता चला एक फार्मूला चल रहा था, लेकिन उसने फोकस किया 19th एंड 20th सेंचुरी के इम्पेरियलिज्म को. वो मॉडर्न इम्पेरियलिज्म है जो हमने पहले भी बात की. उसने कहा कि ये ओरिजिनेट होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, विच में भी कैरेक्टराइज एज द राइज ऑफ द वेस्ट की 19th सेंचुरी को उसने कहा कि हम कह सकते हैं कि इट वॉज द राइज ऑफ द वेस्ट की जो 19th सेंचुरी थी, उसके साथ जो वेस्ट है उसके रेवोल्यूशन आया, उसके अंदर ये चेंज आया कि उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच हेल्ड स्वे ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोब. और उसने ये चीज़ बताई कि क्या किया इन्होंने कि ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में ये ज़्यादा करना शुरू कर दिया. और उसके लिए वो हमें बताता है, कोट करता है कि 1800 यानी कि जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट होती है, in 1800 western powers claimed 55% of the world. और उसने ये कहा कि क्लेम तो वो 55% कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो है वो 55% नहीं था, इससे कम था. बट बाय 1878 द परसेंटेज वॉज 67. जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 78 ईयर्स लगे उनको 55% से 67% पर जाने में. और वो उस पर रेट क्या था, एट अ रेट ऑफ 83,000 स्क्वायर माइल्स पर ईयर. यानी एक साल में वो 83,000 स्क्वायर माइल्स जो एक लैंड था उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसका कंट्रोल हासिल करते चले जा रहे थे. ये उनकी स्पीड थी. बाय 1914 अब क्या हुआ कि 1914 में क्या हुआ, यानी ऑलमोस्ट ये 35 ईयर्स का करीब करीब ये एक बनता है ड्यूरेशन के, जिसमें उसने ये बताता कि 83,000 स्क्वायर माइल से ये रेट बढ़ जाता है टू 247,000 स्क्वायर माइल्स पर ईयर, यानी उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया है. ये उसने कहा कि ये उनका रेट था वेस्टर्न पावर के बढ़ने का, कि किस तरह से वो किस स्पीड के साथ, किस मोमेंटम के साथ वो वेस्टर्न पावर्स जो थी वो अपना कंट्रोल पूरी दुनिया में हासिल करी जा रही थी. एंड यूरोप हेल्ड 85% ऑफ द अर्थ, कि जिसमें से ये जो 247,000 स्क्वायर माइल्स पर ईयर की जो स्पीड थी और जिस रेट पर ये लोग बढ़ गए थे, तो इस पर उसने कहा कि जी उसमें से 85% जो कंट्रोल था वो यूरोप के पास था पूरी दुनिया का.
अब उसमें उसकी रीज़न उसने क्या बताई कि ये कंट्रोल क्यों हासिल करे थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे उनको क्यों शौक था कि वो इतने सारे लैंड को यूसर्व करते चले जाएं या उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करते जाएं। तो उसने कहा बिकॉज द इकोनॉमीज़ वर हंग्री फॉर ओवरसीज मार्केट्स, रॉ मटीरियल्स, चीप लेबर एंड प्रॉफिटेबल लैंड। अब उसकी रीज़न उसने हमें बताई है कि जो मार्केट्स थी, वहाँ के जो रॉ मटेरियल्स थे, चीप लेबर था, प्रॉफिटेबल लैंड था, ये सारी चीज़ें जो थीं वो ऐसी थी कि जिसकी वजह से उनको लगा कि उनको वहाँ जाकर कब्ज़ा हासिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल हमारे सामने एग्ज़ाम्पल हमारी ख़ुद की हिस्ट्री है। सब कॉन्टिनेंट में हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और फिर वो जब देखते हैं यहाँ पर लेबर बहुत चीप है, हमारे लोग आज भी बहुत कम रेट्स पर काम करते हैं यहाँ पर भी उनके लिए, और वहाँ पर भी जाकर फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा थे। आपको पता है शुगर इंडस्ट्री जो है वो यहीं से फ्लरिश हुई और यहाँ से वो लेकर गए शुगर कैन और वहाँ पर उन्होंने उसको ग्रो करना शुरू किया। फिर जो मार्केट्स उनको अवेलेबल हुई कि यहाँ की जो इकॉनमी थी जब वो यहाँ पर आए थे 80% ऑफ द वर्ल्ड थी, जो कि बाद में डिक्रीज़ होती चली गई। तो ये एक प्रॉफिटेबल लैंड भी था जो आज हम सब जानते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है उस बात की जो उसने यहाँ पर कोट किया कि इकोनॉमीज़ जो थी वो ये सब चीज़ें हासिल करना चाहती थी। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने सिर्फ एक खाली लैंड के लिए, एक बैरन लैंड के लिए कोई भी इस तरह की काम नहीं करना चाहता था। डेफिनेटली ये सब चीज़ें मौजूद थी जिसके लिए वो काम कर रहे थे। दे जस्टिफाइड देमसेल्व्स विद लाउड क्लेम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन। उनको लगा कि नहीं, हम तो ये बड़ा बैकवर्ड एरिया है, हमने इसको जाकर डेवलपमेंट इसकी करनी है, यहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड बनाना है। ये उनके क्लेम्स थे जिसको उसने क्रिटिसाइज़ किया। इट वॉज रिगार्डेड एज द नीड ऑफ दोज नेशंस। और ये चीज़ बताई गई, लोगों के दिमाग में डाल दी गई कि इन नेशंस की भलाई के लिए उनके ऊपर जाकर कंट्रोल किया जा रहा है, वरना उन लोगों को कुछ पता नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत है। दे वर टॉट टू बी रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। जो वहाँ के जो लोग थे जिनको रूल किया जा रहा था उनके दिमागों में ये बात डाल दी गई कि इट वाज़ अ ब्लेसिंग कि अगर हमने आपके ऊपर आकर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, आपको हमने खुद से चलाना शुरू कर दिया अपनी मर्ज़ी से, तो ये आप समझिए आपके ऊपर एक अल्लाह की रहमत है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो इसके लिए सेट जो है वो कोट करता है फ्रॉम किपलिंग्स नॉवल किम। वो कहता है कि जी उसमें कहा गया विदाउट द इंग्लिश द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वुड डिसअपीयर। यानी कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ थे, उनके दिमागों में ये बात डाल दी गई अगर अंग्रेज़ ना आते, अगर इंग्लिश ना होते तो आप लोग तो दुनिया से ही गायब हो जाते, ख़त्म हो जाता आपका वजूद। ही सेज़ दैट आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स, अब वो हमारे हिस्ट्री में लेकर के जाता है कि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, इनिशिएट किधर से हो रहा। उसने कहा जी 2 वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, फ्रांस एंड ब्रिटेन लॉस्ट देयर ग्रिप ऑन देयर एम्पायर्स। अब ये चल रही हैं, हमें पता है कि कब आए हैं वो 18th सेंचुरी में यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। ऑलमोस्ट 150 ईयर्स यहाँ पर वो रूल करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल की बात करें हम। तो इसी तरह फ्रांस ने जाकर अफ्रीका को देखा। अब ये सब चीज़ें क्या हुई कि वर्ल्ड वॉर के बाद दे लॉस्ट देयर ग्रिप ऑन देयर एम्पायर्स की, यहाँ से उनकी ग्रिप, आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती तो उसके बाद ही यहाँ से ग्रिप लूज़ होना शुरू करती है, जिसके बाद यहाँ पर मूवमेंट्स जो हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स, वो ज़्यादा एग्रीवेट होना शुरू करती हैं और इतना ज़्यादा एक्सेलरेट होती हैं कि 1947 में हमारे पास जो है हम फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। द लिबरेटेड नेशंस वर हैप्पी but according to said cultural influence of their rulers will never wear out। ये सेड ने इसके ऊपर तबसरा किया, उसने कमेंट किया, उसने क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि ठीक है, वो जो नेशंस थे वो बड़े खुश हो गए कि हमने फॉरेन डोमिनेशन से फ्रीडम हासिल कर लिया अल्टीमेटली, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन से फ्रीडम हासिल कर सके, उनके कल्चर से नहीं कर सके, क्योंकि जो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस है उनके रूलर्स का
वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। और हम ये देख सकते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बहुत सारा सिस्टम जो है वो अभी तक बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमें उन रूलर्स ने लगाया हुआ था। तो ये बात जो है सेट ने 100% वो इस बात के कहने में राइट है कि जो उनका इन्फ्लुएंस है रूलर्स का कभी भी ख़त्म नहीं होगा। Imperialism is the policy of extending a country's power and influence through colonization, use of military force और अदर मीन्स। अब ये imperialism के बारे में बता रहे हैं कि व्हाट इज़ imperialism। एक पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री की जो पावर है, उसका इन्फ्लुएंस है, उसको कॉलोनी बनाया जाता है। ये अक्सर आपने पढ़ा होगा, अगर आप कॉलोनियल सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स का वो भी हमने पढ़ा हुआ है, ये देखा। तो क्या यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स है, इसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें जिनको वो यूज़ कर रहा होता है। Edward Said uses the term more broadly to describe any system of domination and subordination organized with an imperial center and periphery। अपने बॉर्डर से, अपने मुल्क से निकल कर दूसरे के ऊपर जो डोमिनेट करना है, दूसरे को जाकर जो उससे सबॉर्डिनेट बना लेना है, तो ये सब चीज़ें इंपीरियलिज्म में आती हैं। उसने इंपीरियलिज्म को जब उससे कहा गया तो सेड ने खुद से इसको डिफ़ाइन किया। इंपीरियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस, द थ्योरी एंड द एटीट्यूड्स ऑफ डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर दैट रूल्स अ डिस्टेंट टेरिटरी। अब अगर इसको देखा जाए तो हमें देखें कि ब्रिटिशर्स कहाँ रह रहे हैं। ब्रिटेन जो है वो 7 समंदर पार है और वो वहाँ से उठकर यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में रूल करने के लिए आते हैं। तो सोचिए कि एक डिस्टेंट प्लेस पर उन्होंने आकर अपना कब्ज़ा कर लिया ना, ऑक्यूपाई कर लिया उसको। तो वो क्या था कि एक दूर से उठकर जहाँ पर आना, उसको डोमिनेट करना। और कॉलोनाइजेशन क्या है जी? कॉलोनाइजेशन इज़ ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म। कि इम्पीरियलिस्ट होता है वो आकर जब प्रैक्टिस करता है अपनी थ्योरी को और अपने डोमिनेंस को, तो उसके नतीजे में कॉलोनाइजेशन होती है। कॉलोनाइजेशन क्या होती है? द इम्प्लांटिंग ऑफ सेटलमेंट्स ऑन डिस्टेंट टेरिटरी के एक दफ़ा फिर से वही बात कि दूर दराज किसी जगह पर जाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है और उसमें अपनी मर्ज़ी का जो भी सेटलमेंट है, चेंजेस हैं, वो किए जाते हैं। फिर एम्पायर क्या है? एम्पायर इज़ अ रिलेशनशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन विच वन स्टेट controls the effective political sovereignty of another political society। यानी एक जो पावरफुल पॉलिटिकल कंट्री है वो दूसरे लेस पावरफुल कंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है बाय फोर्स, बाय पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डिपेंडेंस की। ये इन चीज़ों के थ्रू वो इनमें से किसी एक के थ्रू, किसी दो के थ्रू या सबके थ्रू वो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है। और आप ये देख लीजिए सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। नाइदर इम्पेरियलिज्म नोर कॉलोनाइजेशन इज़ अ सिंपल एक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन एंड एक्विजिशन। कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं किसी जगह पर और जाकर उसको जो है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें, आपने उसकी एक्विजिशन कर ली है, वहाँ पर जाकर आपने उसके जितने भी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबको उनकी एक्विजिशन कर ली है, तो वो जो है दैट इज़ नॉट ओनली इम्पेरियलिज्म, रादर इट इंक्लूड्स आइडियाज़ दैट सर्टन पीपल एंड सर्टन टेरिटरीज रिक्वायर। कि वहाँ के जो लोग जो हैं उनके क्या आइडियाज़ हैं, उनके दिमाग में क्या आ सकता है, उन सब आइडियाज़ को कंट्रोल करना भी इसका एक पार्ट है। अब वो फिर से हमें हिस्ट्री में ले जाता है वहीं पर। द टू हॉट वॉर्स फॉलोड बाय अ कोल्ड वॉर बिटवीन टू पोस्ट वॉर सुपर पावर्स। यानी इस जो हॉट वॉर्स के टू वर्ल्ड वॉर्स हुई, उसके बाद हमारे सामने दो सुपर पावर्स आते हैं, रशिया एंड अमेरिका। एंड दिस लेड टू टू टाइप्स ऑफ इम्पेरियलिज्म। एक आता है रशियन इम्पेरियलिज्म, नंबर 2 अमेरिकन इम्पेरियलिज्म। रशियन इम्पेरियलिज्म में क्या था? एनेक्सेशन ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। अब इससे पहले हमने फ्रांस का और ब्रिटिश का हमने जो देखा उसमें यह था कि वो दूर डिस्टेंट टेरिटरीज़ को जाकर कंट्रोल करते थे। लेकिन अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दो डिफरेंट टाइप्स के इम्पेरियलिज्म आ गए। एक इम्पेरियलिज्म में ये है कि रशिया जो है वो जो अपने साथ के जो यानी साउथ वर्ड्स और ईस्ट वर्ड्स और जिधर से उसका बस चलता है वो उधर कंट्रोल हासिल करे चले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान जो है वो उसके बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल रशिया के साथ है। तो रशिया ने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर ले। ये और बात है कि अल्लाह पाक ने ऐसा नहीं चाहा था, तो रशिया जो है वहाँ से निकल गया। अब उसकी रीज़न कोई भी रही हो,
अगर उसको पॉलिटिकली देखा जाए तो वो जो भी कोई रीज़न रही हो तो रशिया जो है वो उसको कर नहीं सका। अदरवाइज़ ये उसका इम्पेरियलिज्म उसका ये था कि वो अपने नेबरिंग स्टेट्स को अपने साथ मिलाता था। नंबर 2 अमेरिकन इम्पेरियलिज्म क्या है जी? अपेरेंटली लेस वायलेंट बट इंजॉयड लार्जर टिथर, कि ये अमेरिका जो है वो क्या करता है कि गले का पट्टा डाल देता है जिसको उसने कंट्रोल करना है। और यहाँ पर इसने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं आपके राइटर ने बताने के लिए कि जो अमेरिका का है वो कंट्रोल, वो देखने में लगता है कि जी अमेरिका तो बड़ा फ्रेंडली है, लेकिन उसने कहा कि जी वो देखने में बहुत फ्रेंडली है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो कंट्रोल कर रहा है और एक बड़े स्केल पर कंट्रोल कर रहा है। फ्रॉम द कोल्ड वॉर अमेरिका केम आउट इज़ द ओनली विनर। और ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका जो है उसने अपने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो है वो उसने किया, उसमें विन कर गया एंड रिड्यूस्ड रशिया टू अ मेयर स्केलेटन, कि उसके बाद रशिया नहीं रहा। टूक ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब वो विनर बन गया तो उसने कहा कि अब ये पूरी दुनिया मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा। ये सब हम जानते हैं इस बात को। ही क्रिटिसाइज यूएस पेट्रोनाइजेशन, लेकिन जो हमारा राइटर है जो एडवर्ड सेड है वो क्रिटिसाइज़ करता है यूएस पेट्रोनाइजेशन ऑफ इसराइल को। उसको लगता है कि ये बहुत गलत है कि यूएस जो है वो इसराइल को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है एंड इट्स इन डिफरेंस टू द कॉज ऑफ पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है अमेरिका। तो ये जो है उसको बुरा लगता है। हमें पता है कि चूँकि ये बिलोंग्स टू पैलेस्टीन तो इसका उसके साथ भी थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी है। और इसको वो बताता है, कोट करता है, टर्म्ड एज द गार्डियन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। उसने कोट किया है एक राइटर की राइटिंग से, उस वहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया। उसने उसको बताया कि वो अमेरिका को समझता है कि अमेरिका सर्व्स एज द गार्डियन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इट एक्ट्स लाइक एज द गार्डियन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन अमेरिका, बट ही कॉल्ड हिम द डिसऑनेस्ट ब्रोकर। लेकिन सेड कहता है अमेरिका इज़ अ डिसऑनेस्ट ब्रोकर। एंड ऑल्सो इराकी इन्वेजन, वो क्रिटिसाइज़ करता है इराकी इन्वेजन को भी जो अमेरिका ने किया, रिगार्डेड एज अ सेंस ऑफ मिशन। और उसको नाम क्या देता है, टाइटल क्या देता है? सेंस ऑफ मिशन। मेरा काम है कि मैं वहाँ पर लुक आफ्टर करूँ, मैं जाकर वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक करूँ। ये अमेरिका जो है उसको ये सेंस ऑफ मिशन लगता है, जिसको कि क्रिटिसाइज़ करता है एडवर्ड सेड। द यूएस स्टैंड्स अबव द इंटरनेशनल सिस्टम नॉट विद इन इट। और ये एक और कोट लेकर आता है किसी राइटर से और कहता है कि यूएस जो है, जो अमेरिका है, वो इंटरनेशनल सिस्टम से ऊपर अपने आप को समझता है। वो लॉ एंड ऑर्डर के मतलब उसकी प्रेमिसेस में अपने आप को नहीं समझता। वो समझता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर नहीं है बल्कि उससे ऊपर है। इम्पेरियलिज्म हैज़ रिजल्टेड, और ये उसने बताया कि ये है इम्पेरियलिज्म एक और नई किस्म का। इम्पेरियलिज्म हैज़ रिजल्टेड द मिक्सचर ऑफ कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज़ ऑन अ वर्ल्ड स्केल। उसने कहा जी ये जो इम्पेरियलिज्म है, जितनी भी उसने बात की है, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रांस है, फिर उसके बाद जो अमेरिका है अब, तो उसने कहा कि ये जो है इसकी वजह से एक ऐसा मिक्सचर आया है कि जिसमें कल्चर्स और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मिक्स अप हो गई हैं। और ये सिर्फ एक छोटे से एरिया पर नहीं हुई हैं बल्कि ये वर्ल्ड स्केल मिक्स अप हुआ है। For centuries, the foreign imperialists have behaved in the underdeveloped world like nothing more than criminals. ये एडवर्ड सेड ने कहा कि imperialists जो दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेड करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिमिनल्स हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ही कोट्स कॉन्वेट्स कंपैरिजन फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसके लिए वो हार्ट ऑफ डार्कनेस से कॉन्वेट का एक्सट्रैक्ट लेकर आता है, जिसमें कि कॉन्वेट जो है वो बताता है कि जो मॉडर्न इम्पेरियलिस्ट हैं वो अपना कंपैरिजन करते हैं जो ओल्ड इम्पेरियलिस्ट थे जो कि रोमन्स थे। द डिफरेंस बिटवीन रोमन्स एंड मॉडर्न इम्पेरियलिस्ट वो जो हमारे सामने आता है उसमें वो मॉडर्न इम्पेरियलिस्ट कहते हैं कि जो रोमन्स थे, रोमन्स वर देयर जस्ट फॉर द लूट, वो सिर्फ लूटते थे, बट वी मॉडर्न इम्पेरियलिस्ट गो देयर विद एन आइडिया। हम जहाँ कहीं पर जाते हैं, किसी भी टेरिटरी में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, उसको यूसर्व करने के लिए, उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए, तो वी गो विद देयर
गो देयर विद एन आइडिया, तो हम एक आइडिया लेके जाते हैं। वो आइडिया किस चीज़ का होता है? ऑफ इम्प्रूविंग देम इन सम वे, कि हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे हमने पीछे भी बात की कि वो एक जो क्लेम्स लेकर के गए थे वो सिविलाइजेशन के क्लेम्स थे कि हमने इनको बताना है कि दुनिया में रहने का क्या तरीका है, सिविलाइज करना है, उनको डेवलप करना है। तो ये सारे क्लेम्स थे उनके, जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है आपका राइटर। दिस रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट इज़ डायरेक्ट एंड डायनामिक। ये जो कल्चर और इम्पेरियलिज्म है, ये इसका रिलेशनशिप बहुत डायरेक्ट है और डायनामिक है। ये कहीं पर स्टैटिक नहीं हुआ है, ये अभी तक चलता चला आ रहा है। जहाँ तक कि जो लोग जा चुके एक जगह से, वहाँ पर भी ऐसा चल रहा है। द कल्चर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस, इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। उसने कहा कि कल्चर जो होता है ना, उसमें ज़रूर आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी मौजूद होते हैं, आपकी इमोशनल फीलिंग्स सब की सब उसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए दैट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता। द वोकेबलरी ऑफ क्लासिक 19th सेंचुरी, और ये उसने बताया हमें कि जी अगर हम लिटरेचर उठाते हैं 19th सेंचुरी का, तो उसमें ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, इंटेंशनली यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल inferior, subject races, subordinate peoples, dependency and authority, recurred in repeated in the great writings of British and French। और ये उसमें यूज़ किए गए हैं इंटेंशनली, ताकि बताया जा सके कि दो कैटेगरीज़ हैं लोगों की, एक वो जो रूल करेंगे और एक वो जिन पर रूल किया जाएगा। इम्पेरियलिज्म, the creation and maintenance of unequal relationships between civilizations। ये एडवर्ड सेड कहता है कि इम्पेरियलिज्म असल में ये होता है कि दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस होती हैं जो कि एक स्टेटस नहीं होता, जिनका एक स्टैंडर्ड नहीं होता, वो दो अनईक्वल सिविलाइजेशंस होती हैं, उनका रिलेशनशिप इक्वल नहीं होता। फेवरिंग अ मोर पावरफुल सिविलाइजेशन, दस द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग एंड इम्पोजिंग अ कल्चर ऑफ अ पोलिटिकली पावरफुल कंट्री ओवर अ लेस पावरफुल सोसाइटी इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। ये उसने बताया है कि जिसमें कल्चर भी उसमें डोमिनेट कर रहा होता है पावरफुल सिविलाइजेशन का। These growing nations or empires, said argues, culturally prepare for their dominating role over another society। तो वो ना सिर्फ ये कि वो वहाँ पर पॉलिटिकली उनको कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिकली करते हैं, बल्कि कल्चरली भी उनको यूज़ किया जाता है इन राइटिंग स्कोलिटरी वर्क्स को, कि वो उनको कल्चरली भी डोमिनेट करें। His analysis submits that this force of cultural influence is not as easily detected and not as opposite as military force। कि ये जो cultural influence है, ये वो फोर्स है कि ना जिसको हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे ये अगेंस्ट ये यूज़ हो रही। अक्सर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने में मिलती जिसमें बताया जाता है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मीडिया जो है वो यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है, वो हमारे कंट्री के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है, फ़लाँ जो है वो उसने मैनिपुलेट किया है इन सब चीज़ों को। वो सब चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। वो क्या है कि वो सब चीज़ें कल्चरल इन्फ्लुएंस में हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जिसको ना तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और ना इसको हम अपोज कर सकते हैं, ना इसके अगेंस्ट जाकर हम कोई रिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टॉलरेंस में पढ़ा था BA 4th ईयर में, कि हम वहाँ पर अगर कोई हमारे अगेंस्ट फ़िज़िकल असॉल्ट अगर हम पे करता है तो हम उसके लिए तो जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में हमारे पास है। लेकिन अगर कोई हमें इमोशनल या हमें मॉरली जो है वो डिग्रेड करता है या मॉरल असॉल्ट करता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। देयरफॉर मस्ट बिलोंग टू द ऑन गोइंग कन्वर्जेशन, स्कॉलरली डिस्कोर्स, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लिखें पढ़ें ज़्यादा। सेट सजेस्ट द चेंज ऑफ एटीट्यूड्स बट नाइदर बाय रेवोल्यूशन नॉर बाय यूज़ ऑफ फोर्स। उसने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि चेंज ऑफ एटीट्यूड हो, लेकिन ना तो उसके लिए रेवोल्यूशन आएगी, ना ही बाय फोर्स उसको किया जा सकता है इम्प्लीमेंट। थ्रू ग्रेजुअली डेवलपिंग अवेयरनेस, सिवाय इसके कि ग्रेजुअली डेवलपिंग अवेयरनेस आए लोगों के अंदर, उनको बताया जाए। द इंटेलेक्चुअल्स में हेल्प इट बाय प्रीचिंग पीस एंड जस्टिस, उसके लिए जो राइटर्स हैं वो काम करेंगे। और उसने एक सोशल मैसेज दिया,
एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज दिया है, पीस लवर है जिसने ये बात की है। इट इज़ मोर रिवॉर्डिंग एंड मोर डिफ़िकल्ट टू थिंक एंड क्विकली एंड सिंपैथेटिकली अबाउट अदर्स देन ओनली अबाउट अस। उसने कहा कि रिवॉर्डिंग तो है लेकिन साथ ही साथ मुश्किल भी है कि अगर हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें, बट नॉट ट्राइंग टू रूल अदर्स, not trying to classify them or put them in hierarchies, not constantly to reiterate how our culture or country is number one और नॉट नंबर वन की ये जो रेस है हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही सोचना है जैसा हम अपने लिए कर रहे हैं, और हमें कोई राइट नहीं है कि हम लोगों को क्लासीफाई करें, हम उनकी कैटेगरीज बनाएं, हम उनको ग्रुपिंग करें। With this final thought set invites future scholars to follow in his footsteps, asserting his views as simultaneously foundational, conclusive and introductory. उसने कहा कि जी ये जो फ्यूचर स्कॉलर्स हैं उनको भी इस पर काम करना होगा, तभी वो एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम के साथ चलेगी, जो जिसमें कि लोग एक दूसरे के राइट्स को देखेंगे और जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। सो कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म पर जो इंट्रोडक्शन है एडवर्ड सेट का, उसको हमने आज क्रिटिकली एनालाइज़ किया है। इसमें उसके सारे व्यूज़ मौजूद हैं, कल्चर के बारे में वो क्या सोचता है, एम्पेरियलिज्म के बारे में, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको उसने किस तरह से डिस्कस किया है, और लिटरेरी वर्क्स को उसने किस तरह से यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।